सुबह से घर में शांति थी। घर की मुखिया सुलोचना जी अपने कमरे में बैठी बैठी माला जप रही थी। मुंह से तो राम राम जप रही थी, लेकिन आंखें आंखें तो मोटे मोटे चश्मों में से बहू के कमरे के दरवाजे की तरफ झांक रही थी। देखने वालों को प्रतीत हो रहा था कि अम्मा जी पूजा पाठ कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं, पर सच्चाई इससे परे थी। मन ही मन कुढ़ रही थी कि आखिर बहू कमरे में से बाहर क्यों नहीं उठकर आई। जाहिर सी बात है कि जिस घर में बहू घर को संभालती है, उस घर में यदि एक भी दिन बहू देर से उठे तो सबका दिमाग ठनक जाता है। और इस समय तो बहू रोज रसोई में लग जाती थी। जैसे ही अम्मा जी अपनी पूजा पाठ खत्म करती थी, बहू उनके सामने नाश्ता और चाय हाजिर कर देती थी। पर आज तो उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बहू उठकर रसोई में अभी तक आई नहीं थी। पता नहीं, शायद कल की बात मन पर लगाकर बैठ गई। हाय राम, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो इस घर से पत्ता ही कट जाएगा। जब अपने ख्याली घोड़े को लगाम नहीं दे पाई तो माला एक तरफ रखी और उठकर घर में टहलने लगी। 2-3 बार कोशिश भी की कि कमरे का दरवाजा खटखटा दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। कल रात के हंगामे के बाद कहीं सुबह सुबह फिर हंगामा ना हो जाए। तभी घर का दरवाजा खुला। घर की बहू नताशा ने घर में प्रवेश किया। उसे बाहर से अंदर आता देखकर सुलोचना जी से रहा भी नहीं गया। उन्होंने उसी वक्त पूछा, सुबह सुबह बाहर कहाँ गई थी? नताशा ने एक नज़र उन पर डाली। उसका उन्हें जवाब देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर फिर भी बोली, मम्मी के पास गई थी। इतनी सुबह सुबह अपने मायके जाने की क्या जरूरत पड़ गई? 2 कॉलोनी छोड़कर ही मायका है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जब चाहा मुंह उठाकर चल दिए, वो भी मुझसे बिना पूछे। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? अभी तो मैं घर में बैठी हुई हूँ, सुलोचना जी ने तुनकते हुए कहा। तो नताशा ने जवाब दिया, इस घर में वैसे भी हर काम बिना पूछे ही होते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर नताशा अपने कमरे में चली गई। सुलोचना जी का मुंह फूल गया और वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन जब काफी देर हो गई और नताशा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली, तो अम्मा जी खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गई। बर्तनों को जानबूझकर जोर जोर से पटकती हुई चाय बनाने लगी कि नताशा को भी आवाज सुनाई दे कि वो रसोई में काम कर रही हैं। चाय पूरी बन गई, लेकिन नताशा बाहर निकलकर नहीं आई। इधर नताशा अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते करते उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सांस ऐसा कर सकती है। दरअसल कल शाम को सुलोचना जी नताशा के साथ बाजार गई थी। वहीं सुलोचना जी की पायल साड़ी में उलझकर टूट गई। पास ही पहचान वाले सुनार की दुकान थी। वहां वो पायल को सही कराने के लिए गई। दुकानदार अंकल ने अचानक पूछ लिया, अब कैसी है हालत बिंदिया बेटी की सांस की? उसके इस सवाल से सुलोचना जी और नताशा हैरान रह गई। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। तो अंकल ने कहा, अरे कुछ दिन पहले बिंदिया आई थी, कुछ गहने गिरवी रख कर गई है। पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी उसको। कह रही थी कि उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर गहने उसके लगे नहीं मुझे। उसकी शादी की सारे गहने तो मैंने ही तैयार करे थे, शायद सास के गहने रखवा कर गई है। कहते कहते उन्होंने गहना दिखा भी दिए। गहने देखकर नताशा हैरान रह गई। यह तो उसके गहने थे, पर ये गहने बिंदिया के पास आए कैसे? ये गहने तो उसने अपनी सास के पास रखे थे। उसने सुलोचना जी की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा रही थी। घर आकर उसने सुलोचना जी से पूछा तो पहले तो सुलोचना जी टाल मटोल करने लगी, पर जब उसने कहा कि वो बिंदिया के घर जाकर उसकी सास के सामने पूछेगी, तो सुलोचना जी ने कहा, वो गहने मैंने ही उसे रखने के लिए दिए थे। उनका जवाब सुनकर नताशा ने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो विश्वास कर कर आपके पास दिए थे गहने रखने के लिए, आपने उसे बिंदिया को कैसे दे दिए? वह मेरी बेटी है, उस पर तो मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हूँ, पर तू तो बहू है। अगर मैं गहने घर पर रखती तो तेरा क्या पता तू कब अपने मायके ले जाकर रख देती। सुलोचना जी का ये जवाब सुनकर नताशा हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बेटी ही नहीं, माँ भी धोखेबाज है और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे धोखा दे रही हैं।
ये सब याद करते करते नताशा का मन नफरत से भर उठा और वो फटाफट अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद नताशा अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में बैग देखकर सुलोचना जी बोली, कहाँ जा रही है? अपने सामान के साथ। अपने मायके जा रही हूँ और वहीं से कल की ट्रेन से प्रवीण जी के पास चली जाऊंगी। भाई से कहकर टिकट अभी सुबह सुबह ही बनवा लिया है। ऐसे कैसे चली जाएगी? मैं तेरी सास हूँ, जब तक इजाजत नहीं दूंगी तब तक तू प्रवीण के पास कैसे जा सकती है? और यहाँ घर कौन संभालेगा? अम्मा जी, आपकी बेटी को कह दीजिए, वो आकर घर संभाल लेगी। वैसे भी आपको बहू की जरूरत है कहाँ? मुझ पर तो आपको रत्ती भर विश्वास नहीं है। मेरे घर में रहते आपको इतना डर लगता है कि आपने मेरे और आपके सभी गहने अपनी बेटी के पास रखवा दिए हैं। फिर भला मेरी क्या जरूरत? मैं आपके डर को दूर ही तो कर रही हूँ। इतने में ससुर जी भी बाहर से आ गए। उनके हाथ में एक बैग था। उन्हें देखते ही सुलोचना जी बोली, देख लो आपकी बहू की हरकतें। सुबह सुबह बैग पैक करके अपने मायके जा रही है। हमारी तो यही इज्जत है। घर में पूछना भी मुनासिब नहीं समझते लोग। बहू तुमसे पूछ कर करेगी भी क्या? तुमने पूछने लायक स्थिति रखी है क्या? शुक्र करो कि चुपचाप अपने पति के पास जा रही है, ज्यादा हंगामा नहीं कर रही है। पर तुम्हारे धोखे की सजा तुम्हें तो मैं जरूर देकर रहूंगा। मैं बिंदिया के पास से तुम्हारे गहने लेकर आ चुका हूँ। अगर तुम्हारी बेटी बहू के गिरवी रखे गहने छुड़वा ले तो ठीक है, अन्यथा तब तक तुम्हारे सारे गहने तुम्हारी बहू के पास ही रहेंगे। अपने पति की बात सुनकर सुलोचना जी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? भला मेरे गहने आप बहू को कैसे दे सकते हो? वैसे ही दे सकता हूँ जैसे तुम बहू के गहने अपनी बेटी को दे सकती हो। और तुम्हारी बेटी उससे भी महान, वो तो गहने ही गिरवी रखकर आ गई। वैसे भी अब ये तुम्हारी सिरदर्दी है कि तुम अपनी बेटी से गहने कैसे निकलवाओगी। कहते हुए ससुर जी ने सारे गहने नताशा के हाथ में रख दिए और खुद नताशा को उसके मायके छोड़ने गए। इधर उन गहनों के पीछे माँ बेटी का रिश्ता भी बिगड़ गया, साथ ही बेटे बहू का विश्वास खोया, वो अलग। मम्मा, आपका फोन बज रहा है। 9 साल की खुशी ने अपनी मम्मी सौम्या को आवाज देते हुए कहा। किसका फोन है? बेटा देखना तो, मैं तैयार होकर आती हूँ, सौम्या ने कहा। ओफ ओ मम्मा, नाना जी का फोन है। 10 बज गए ना, और किसका होगा? सौम्या खुशी के स्कूल के पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने जैसे ही सुना कि उसके पापा अमर जी का फोन है, सोचा पहले बात कर ले। लेकिन तभी उसको अपने पति अभय की याद आ गई कि अभी अगर बात करने में लेट हुई तो बेकार में जाते वक्त मूड खराब होगा। वैसे भी अभय को अमर जी का रोज फोन पर बात करना पसंद नहीं था। पति हर बार जब भी अमर जी फोन करते घर में बखेड़ा खड़ा कर देता। बात बात में सौम्या को ताने मारते हुए कहता कि तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं तो खाली बेटे बेटे फोन ही मिलाते रहते हैं। भूल जाते हैं कि बेटी की शादी कर दी है, अब उसका अपना भी घर संसार है, तो फोन जब तक जरूरी ना हो ना करे। हेलो नाना जी प्रणाम, आप कैसे हैं? खुशी ने फोन उठाकर कहा। अरे वाह खुशी बेटा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो? अमर जी ने कहा। खुशी, मैं अच्छी हूँ नाना जी। अमर जी, मम्मा और पापा कहाँ हैं बेटा? तभी अभय ने खुशी को दिखाने के लिए अपने फोन से बात करने लगा। खुशी ने जैसे ही फोन देना चाहा बात करने के लिए, अभय ने कहा, बेटा आप बात करो, मैं अभी किसी से जरूरी बात कर रहा हूँ। अभय की आवाज अमर जी ने सुनी और दूर खड़ी सौम्या भी अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को देखकर दुखी हो गई। वो सोचने लगी कि लाख व्यस्तता होने पर भी अभय कभी अपने माता पिता का फोन उठाना और हर रोज उन्हें फोन करना नहीं भूलता, लेकिन उसके पापा से इतना बैर आखिर क्यों? तभी खुशी ने कहा, नाना जी मम्मा रेडी हो रही हैं, आज मेरे स्कूल पीटीएम में जाना है और पापा किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। अमर जी, अच्छा बेटा, मम्मा को कहना कि नाना जी का फोन था, जब भी फ्री हो बात कर ले। खुशी, ओके नाना जी प्रणाम। तभी अभय ने आवाज लगाई, सौम्या चलो जल्दी लेट हो जाएंगे। तभी खुशी ने कहा, मम्मा नाना जी को आपसे बात करनी थी, बोला फोन करने के लिए। जैसे ही सौम्या ने हाथ में फोन लिया, अभय ने तुरंत कहा, अब बाप बेटी पंचायत मत करने बैठ जाना, समझी? चलो जल्दी अब। सौम्या नहीं चाहती थी कि खुशी के सामने कोई तमाशा हो, इसीलिए उसने
गुस्सा दबाते हुए कहा, बात नहीं करने जा रही हूँ, फोन पर्स में रख रही हूँ, बोलो तो यहीं घर में रख दूँ। अभय, हाँ रख दो, वैसे भी कौन सा तुमको कोई जरूरी फोन आने वाला है ऑफिस का। सौम्या ने गुस्से में फोन घर में ही रख दिया। स्कूल जाकर पीटीएम अटेंड किया। तभी अभय के फोन पर उसके दोस्त अशोक का फोन आया तो कहा, यार यही बगल में आया है तो घर भी आ जा, काफी दिन हो गए हैं मिले हुए। और अभय अपने दोस्त के घर सबको लेकर चला गया। लेकिन आज सौम्या का मन कहीं नहीं लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसे बेचैनी हो रही थी, रोने का मन हो रहा था। इधर अभय पर लगातार फोन आए जा रहा था तो अशोक ने कहा, यार किसका फोन है, उठा तो सही, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। अभय ने फोन साइलेंट करते हुए हंसते हुए कहा, अरे यार तू तो जानता है कुछ लोगों का काम होता है बस फोन करके परेशान करने का, मेरा मतलब कस्टमर केयर वाले हैं। और इतना सुनते अशोक और अभय ठहाके लगाकर हंस पड़े। शाम को जब सौम्या घर पहुंची तो देखा उसके फोन पर उसके पापा, भाई और माँ के 20 मिस कॉल थे। तभी पीछे से अभय ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को जरा भी दिमाग नहीं कि किसी को लगातार फोन ना करे, जब किसी को समय होगा वो खुद ही फोन करेगा। आज सौम्या ने जवाब देने की बजाय पहले अपना फोन उठाकर कमरे में जाकर अपने पापा को फोन किया और जैसे ही कहा, हेलो पापा, तभी उसे पीछे से अपनी माँ की रोने की आवाज आई। पापा आप बोल क्यों नहीं रहे और माँ क्यों रो रही है, क्या हुआ? तभी उसको आवाज आई, दीदी पापा कहते हुए मनोज की आवाज भर्रा गई। मनोज, तू? पापा कहाँ हैं और सब रो क्यों रहे हैं, बोल कुछ। अच्छा पापा को फोन दे, उनसे बात करूं। दीदी पापा अभी बात नहीं कर पाएंगे, आखिरी सब तक उन्होंने आपका ही नाम लिया, वो कह रहे थे बस एक बार सौम्या से बात करा दो। बहुत कोशिश की, जीजा जी को भी फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। पापा को हार्ट अटैक आया है और अस्पताल में एडमिट हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, कंडीशन सीरियस है। इतना सुनते सौम्या के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसकी आंखें पथरा गई, वो मूर्ति की तरह दीवार से चिपक गई। एक अपराध बोध के साथ काश सब बातों को किनारे करते हुए पहले बात कर ली होती कि तभी अभय ने कहा, हो गई बाप बेटे की पंचायत, बड़ी जल्दी फोन रख दिया। सौम्या ने कहा, अभय क्या तुमको मनोज ने फोन किया था? अभय, हाँ किया था। सौम्या, तो उठाया क्यों नहीं? उसकी नज़र जैसे ही सौम्या पर गई उसने कहा, उन बातों से क्या करना तुम्हें, ऐसी कौन सी बात कर ली जो मूर्ति बनी खड़ी हो, कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर दी तुम्हारे पापा ने? मैं तो परेशान हूँ तुम्हारे घर वालों, खासकर तुम्हारे पापा की फोन करने की आदत से। सौम्या, अभय मैं जा रही हूँ। अभय, मतलब? और सौम्या फूटकर रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, पापा एडमिट हैं। अभय, अच्छा तो वहाँ तुम्हारी क्या जरूरत, मनोज को बोलो कि उसके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ, तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? डॉक्टर तो नहीं हो जो उन्हें ठीक कर दोगी, और यहाँ खुशी का स्कूल छूटेगा तो कोई जरूरत नहीं। आज सौम्या ने कहा, मिस्टर अभय, पहली बात कि आज मुझे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आज मुझे एक बेटी होने का फर्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात खुशी की, तो पिता होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फर्ज हैं तो तुम पूरा करो, और ये भी याद रखना कि तुम भी एक बेटी के पिता हो, भगवान ना करे कभी तुमको ये दिन देखना हो। कहकर सौम्या सामान पैक करके घर से निकलने लगी। तभी उसने पीछे मुड़कर अभय से कहा, और हाँ, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए सौम्या घर से निकल गई। एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौम्या को देखते उसकी माँ रोते हुए बोल पड़ी, तू कहाँ थी बेटा? तेरे पापा आखिरी दम तक यही कहते रहे, आज बात नहीं हुई सौम्या से, पता नहीं कैसी है सौम्या, उसको बुला दो, एक बार मिला दो, कुछ दिनों से कुछ उदास है मेरी बेटी। सामने पिता का मृत शरीर, जिसे पकड़कर सौम्या की माँ बार बार रोते हुए कहे जा रही थी, सौम्या के पापा उठिए, देखिए सौम्या आ गई। आप तो कहते हैं कि सौम्या में आपकी जान बसती है, तो आप उठिए ना। बोल बेटा सौम्या, तेरे पापा को उठाने के लिए तेरी तो वो हर बात मानते हैं। सौम्या को आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब किससे क्या कहे, माँ को क्या कह के सांत्वना दे। मन में गलानी इतनी की
काश बात कर ली होती। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे जा बैठी सौम्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तभी उसकी पीठ पे किसी ने हाथ रखा। सौम्या ने पलट के देखा तो अभय ने जैसे ही सौम्या से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं एक बेटी का पिता हो के भी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ सका। अभय को देखते ही सौम्या को बीती सभी बातें याद आ गई कि कैसे कभी भी अभय ने उसके पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। सौम्या ने बहुत बार कोशिश की थी कि अभय का व्यवहार बदलने की, लेकिन अभय जैसे का तैसा ही रहा। सौम्या आज अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी। आज उसका सब्र टूट चुका था। फिर सौम्या ने अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, क्या कहा? माफ कर दूं? ठीक है, लेके आओ मेरे पापा को, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ला सकते हो तो बोलो। तुम्हें हमेशा उनके फोन आने पर और एक बाप बेटी की बात करने से परेशानी रही, वो भी बिना वजह। और जब तुम्हें जरूरत होती थी तो दिन में 10 बार फोन करते थे। अब मेरा फोन नहीं बजेगा। अब मेरी जिंदगी की इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और एक बात की जितना पछतावा और कसक आज मुझे है कि काश मैंने अपने पापा से बात कर ली होती, उतना ही एक दिन तुम्हें भी होगा, क्योंकि वक्त हर सवाल का जवाब जरूर देता है और हम जैसा करते हैं वैसा भरते भी जरूर हैं। कहकर सौम्या वहां से रोती हुई चली। आज पूरे 2 साल बाद उनके आज के आखिरी दिन की तारीख को याद करते हुए सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, काश अतीत में जाकर मैं अपनी भूल सुधार पाती और पापा से एक बार बात कर लेती। दूसरी तरफ अभय सौम्या को देखकर ये सोच रहा था कि काश अतीत में जाने का मौका मिलता तो मैं बाबूजी से अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांग पाता। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।